और आज हम जो करने वाले हैं पीवाईक्यू वो करेंगे गर्दभिल वंश के। गर्दभिल वंश मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? तो जो गर्दभिल वंश है ये एक्चुअली आपके सिलेबस में मेंस में भी है, ठीक है, और जो प्री है वहां से क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक है। तो जो गर्दभिल वंश है इसका जो संस्थापक राजा है वो है गर्दभिल, ठीक है। इसका और एक नाम है वो है गंधर्व सेन, एक नाम है महेंद्रादित्य। इसके तीन नाम मिलते हैं। गर्दभिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका संस्थापक कौन था? वो था गर्दभिल। हुआ क्लियर? गर्दभिल जो राजा हुआ है उसने अपनी जो राजधानी रही है वो क्या बनाया? वो बनाया उज्जैन। उज्जैन जो है इनकी राजधानी रही है। सबसे मोस्ट आईएमपी पॉइंट ये है कि जो गर्दभिल शासक है, आपने सुना होगा कि भारत में शक आए थे, तो क्वेश्चन उठेगा आपसे कि शक किसने लाया था? ऐसा कोई तो व्यक्ति रहा होगा जिसने शकों को इनवाइट किया होगा, तो उसका आंसर है गर्दभिल का संबंध है उससे। ऐसा क्यों? गर्दभिल ने एक जैन आचार्य थे, उनका नाम था कालकाचार्य। ये जो है जैन अनुयायी हैं, ठीक है। कालकाचार्य की जो सिस्टर थी उनका नाम था सरस्वती। सरस्वती को जो गर्दभिल शासक है उसने उठा लिया था। तो जो कालकाचार्य है इसने 95 शको राजाओं को, शक राजाओं को उन्होंने इनवाइट किया था। और जो शक राजा और गर्दभिल के बीच में युद्ध हुआ और जो गर्दभिल है ये हार गया। इसके बाद हारने के पश्चात भारत में शकों का शासन चला है, लेकिन गर्दभिल के जो बेटे होते हैं विक्रमादित्य वो इनको हराते हैं और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। यानी कि भारत में पहली विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? वो था गर्दभिल वंश का शासक विक्रमादित्य। हुआ क्लियर? ठीक है। तो क्वेश्चन आपको आएगा कि गर्दभिल वंश का जो शासक हुआ है गर्दभिल ने किसकी सिस्टर को उठा लिया था, अपहरण कर लिया था? तो वो है कालकाचार्य। कालकाचार्य जो है जैन आचार्य हैं। इन्होंने 95 शक राजाओं को भारत में इनवाइट किया और गर्दभिल और शकों के बीच में युद्ध हुआ और गर्दभिल यहाँ पे हार गया। और गर्दभिल हारने के पश्चात ही भारत में शकों का शासन स्थापित हो गया, जिन्हें विक्रमादित्य जो है यहां से उनको भगाता है और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। और इसके पश्चात जो है विक्रमादित्य विक्रम संवत, कृत संवत या मालव संवत कहा गया है 57 ईसा पूर्व स्टार्ट करता है। और इस सब की जानकारी देता कौन है? इस सब की जानकारी देता हमें कौन देता है? वो देता है एक विदेशी यात्री साहित्यकार अलबरूनी। हुआ क्लियर? इसका जो आंसर होगा वो होगा उज्जैन। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उज्जैन। जो गर्दभिल वंश का शासक हुआ है गर्दभिल, इसके बाद शासक बना है उनका नाम हुआ है भर्तहरि। क्या है? भर्तहरि, ठीक है। तो भर्तहरि से क्वेश्चन करता है, क्यों? क्योंकि भर्तहरि ऐसे शासक हुए हैं जो पहले शासन किए हैं और उसके बाद इन्होंने संन्यास लिया था। संन्यास की एक कहानी है, ठीक है। तो इनकी माता कौन है? इनकी माता का नाम है वो है सुशीला। इनकी माता कौन है? वो है सुशीला। और इनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या है? वो है पिंगला, ठीक है। पिंगला आपको नाम याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिंगला नहीं होती तो ये वैराग्य को धारण नहीं करते। कहानी ये है कि जो भर्तहरि है इनके शासनकाल में एक ब्राह्मण को एक फल मिलता है और ये जो फल होता है ये अमरता प्राप्त करने के लिए फल होता है। लेकिन वो ब्राह्मण सोचता है कि अगर मैं इसे राजा को दूंगा तो राजा मुझे इसके बदले कुछ धनराशि देगा
तो मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। इस प्रकार से राजा को वो फल दान कर देता है कोनो ब्राह्मण। लेकिन जो राजा होते हैं ये अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, इसलिए अपनी पत्नी को वो फल दे देते हैं। लेकिन इनकी पत्नी कौन, पिंगला, नगर के सैनिक से प्रेम करती है, तो वो नगर के सैनिक को वो फल दे देती है। लेकिन जो सैनिक होता है वो नगर वधु से प्रेम करता है, तो नगर वधु को फल दे देता है। लेकिन जो नगर वधु है ये सोचती है कि मेरे ये फल खाने से जो नगर का कौन सा भला हो जाएगा। अगर मैं ये फल राजा को देती हूँ तो राजा जो है इस नगर का भला करेंगे लंबे समय तक। तो वो फल जो है नगर वधु दे देती है किसे, राजा को। राजा सोचता है कि जो फल मैंने अपनी पत्नी को दिया था वो फल मेरे पास आ गया, यानी कि मेरी पत्नी मुझसे धोखा दे रही है। इस प्रकार से वो जो है पूरा शासन जो है राजपाट अपने भाई विक्रमादित्य को सौंप कर वो चल जाते हैं तपस्या करने और वैराग्य धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से भर्तृहरि की आप सुने होंगे, इन्होंने लिखा है त्रिशतक, त्रैशतक, ठीक है। तो जब ये राजा बने थे तब इन्होंने लिखा नीति शतक, ठीक है। जब इन्हें पिंगला से प्रेम हुआ तो इन्हें लिखा श्रृंगार शतक लिखा। और जब ये राजपाट अपने भाई को सौंपकर तपस्या करने चले गए, सब कुछ छोड़ दिया, वैराग्य को धारण कर लिया, तो उन्होंने लिखा वैराग्य शतक लिखा। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि त्रिशतक किसकी रचना है, तो वो है भर्तृहरि की। हुआ क्लियर? भर्तृहरि आपका 2 मार्कर का भी क्वेश्चन है और जहां तक मध्य प्रदेश पीएससी में 3 मार्कर में आ भी चुका है, जब 19 के पहले सिलेबस था, ठीक है। तो ध्यान रखना, भर्तृहरि आपको 2 मार्कर में याद होना चाहिए और ये जो पॉइंट है ये तो आपका मेंशन होना ही चाहिए। क्यों? जब ये राजा थे तो इन्होंने लिखा नीति शतक, जब प्रेम हुआ श्रृंगार शतक, और जब ये वैराग्य को धारण कर लिए तब लिखा इन्होंने वैराग्य शतक। हुआ क्लियर? इनकी कुछ रचना है वो ध्यान रखना, ठीक है। वो है भट्टी काव्य, इनकी रचना है। एक है भट्टी काव्य, ठीक है। दूसरी है वो है महाभाष्य दीपिका। तीसरी है शब्द धातु समीक्षा। समीक्षा और भी इनकी रचना है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि भट्टी काव्य, महाभाष्य दीपिका, शब्द धातु समीक्षा ये भर्तृहरि की रचना है। भर्तृहरि ने लिखा है, त्रयी शतक लिखा है। त्रयी में क्या आता है? नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। हुआ क्लियर? ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि इनके 2 गुरु हुए हैं। जब इन्होंने वैराग्य धारण किया तो इनके 2 गुरु थे। एक गुरु का नाम है वो है बसुरात, ठीक है, और दूसरे हैं वो है गोरखनाथ, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है कौन सा, गोरखनाथ, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन ये कर लिया है कि जो गर्दभिल वंश है उसका ऐसा कौन सा शक हुआ है जो नाथ संप्रदाय से था, तो वो थे भर्तृहरि। क्योंकि जब इन्होंने गुरु बनाया गोरखनाथ को तो इन्होंने नाथ संप्रदाय को अपना लिया। हुआ क्लियर? नाथ संप्रदाय कौन है, तो वो है भर्तृहरि। तो यहां से इतने क्वेश्चन कराया कि भर्तृहरि की पत्नी कौन है, तो वो है पिंगला। माता कौन है? सुशीला, ठीक है। इनकी रचना कौन सी है, तो वो है त्रय शतक लिखा है। जब राजा थे तो उन्होंने लिखा नीति शतक, जब इनको प्रेम हुआ तो इन्होंने लिखा श्रृंगार शतक, जब इन्होंने वैराग्य धारण किया तो उन्होंने लिखा वैराग्य शतक। इनकी रचनाएं कौन सी है, तो वो है भट्टी काव्यम, महाभाष्य दीपिका, शब्द धातु समीक्षा। इनके 2 गुरु है, एक है बसुरात और दूसरे हैं गोरखनाथ। इस प्रकार से जो भर्तृहरि थे ये नाथ संप्रदाय के थे। क्वेश्चन कभी आएगा कि ऐसे कौन से राजा है गर्दभिल वंश के जो नाथ संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, तो वो है भर्तृहरि। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और करता है यहां से कि भर्तृहरि जब इन्होंने वैराग्य को धारण किया तो ये तपस्या करने कहां चले गए, तो इनकी जो है तपस्या स्थली है, ठीक है। एक कौन सी है? एक है उज्जैन और एक है मिर्जापुर।
मिर्जापुर यानी कि यूपी। ठीक है, तो दो जगहों पे इन्होंने तपस्या की है, एक है उज्जैनी और एक है मिर्जापुर। जो उज्जैनी है, ये उज्जैन है, वहां पे इन्होंने तपस्या की है, कहां पर? वो की है भरतहरि गुफा में, भरतहरि गुफा में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करता है कि भरतहरि गुफा कहां पर है, तो ये उज्जैन में है, जहां पर तपस्या की है किसने? भरतहरि ने। हुआ क्लियर? तो ये दो स्थान को भी आप याद रखना है कि इनका संबंध किससे है? भरतहरि से है, इसलिए। ठीक है, और इनकी जो समाधि स्थल है ये कहां पर है? तो इनकी समाधि स्थल कहां पर है? ये है राजस्थान में। उसका नाम क्या है? वो है सरिस्का। सरिस्का कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है, तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि तपो स्थली कौन सी है? वो है उज्जैनी, भरतहरि गुफा और मिर्जापुर यूपी। इनका जो समाधि स्थल है वो है सरिस्का, कहां पर है? राजस्थान में। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। ठीक है, भरतहरि गायन भी करते हैं कहां पर? वो मालवा क्षेत्र में गायन किया जाता है भरतहरि गायन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की माता का नाम क्या है? अगर हम बात करें विक्रमादित्य की, ठीक है, अगर हम बात करें विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य जो राजा हुए हैं, ये एक्चुअली भरतहरि जब वैराग्य को धारण कर रहे थे तो इन्होंने अपने भाई विक्रमादित्य को संपूर्ण राजपाट सौंप पे चले गए। ये ध्यान रखना कि वर्तमान में जो सीएम है मोहन यादव, वो है उज्जैन के। अगर ये उज्जैन के सीएम ना होते तो मध्य प्रदेश में आप गर्दभिल वंश कभी ना पढ़ते, क्योंकि ये पीएचडी है। वर्तमान में इतने सीएम हैं संभवतः पूरे भारत में, उनमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सीएम कौन से हैं? तो वो है मोहन यादव। ठीक है, तो मोहन यादव जानते थे गर्दभिल वंश की महानता, इसीलिए गर्दभिल वंश को इन्होंने इनके रहते इंक्लूड किया गया है मध्य प्रदेश पीएससी में। तो यहां से क्वेश्चन आपका प्री हो या मेंस हो, दोनों में आएगा। ठीक है, बड़ा ताज्जुब होता है कि इतिहासकारों ने गर्दभिल वंश को इतिहास में वो जगह नहीं दी। वो इसलिए नहीं दी है क्योंकि इसके साक्ष्य जो है हमें प्रमाण उतने खास तरीके से मिले नहीं है, और इतिहास तो उसे कहा जाता है इसके प्रमाण में मिले हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि इन्होंने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों को भगाने के पश्चात, तो विक्रमादित्य की उपाधि आने वाले जितने राजा रहे उन सबने धारण की है। अब तक जहां तक 14 विक्रमादित्य की उपाधि हो चुकी है। ठीक है, यहां तक कि जो गुप्त काल का जो शासक हुआ है चंद्रगुप्त, उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और जैसे विक्रमादित्य के राज दरबार में 9 रत्न थे, उसने भी अपने राज दरबार में 9 रत्नों को स्थान दिया था। ठीक है, तो इतना सब कुछ होने के पश्चात भी इनको जगह नहीं मिलना थोड़ा सा ताज्जुब होता है। उसका कारण एक ही है कि इनके जो प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए। बाकी देखा जाए तो इनका पूरा जो थ्योरी है वो आगे वाले राजाओं ने अपनाया है। ठीक है, अब चलते हैं विक्रमादित्य का। ठीक है, तो विक्रमादित्य कौन है? तो इन्होंने शकों को पराजित किया था। शकों को क्या किया? पराजित किया। ठीक है, और ये किसने कहा है? ये कहा है अल बरून ने कहा है। किसने कहा है? ये अल बरून ने कहा है कि विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया है। कहां पर? करूस नामक। अल बरून ने कहा है कि शकों को विक्रमादित्य ने कहा पराजित किया? वो है करुक। करुक नामक स्थान पर पराजित किया। ये किसने कहा है? ये कहा है अल बरून ने। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि थी विक्रमादित्य। ठीक है, क्या थी? उपाधि थी। और तीसरा पॉइंट, इन्होंने जो संवत स्टार्ट किया था वो था 57 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका नाम क्या मिलता है स्टार्टिंग में? वो मिलता है विक्रम संवत, दूसरा मिलता है कृत संवत, तीसरा मिलता है मालव संवत। ठीक है, तो ये क्यों किया था? क्योंकि इसने शकों को किया था पराजित, इसीलिए इसने विक्रम संवत स्टार्ट किया था। इसकी जानकारी देता कौन है? वो देता है अल बरूनी। अल बरूनी कहता है कि जो शक संवत है और जो विक्रम संवत है उसके बीच में 135 वर्ष का अंतर है।
ये सब जानकारी देता कौन है? वो देता है अल-बरूनी। तो अल-बरूनी जो है ये मध्यकाल का जो विदेशी यात्री रहा है, साहित्यकार रहा है, इसने सब जानकारी दिया है। ठीक है, तो आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से इतने क्वेश्चन करेगा। विक्रमादित्य कौन है? तो ये गर्दभिल वंश का तीसरा महान शासक है, जिसने शकों को किया पराजित। बताया था मैंने कि गर्दभिल वंश का प्रथम शासक कौन हुआ है? वो हुआ है गर्दभिल। जो जैन आचार्य कालाचार्य की जो सिस्टर थी उसका अपहरण कर लिया था गर्दभिल ने। तो जो कालाचार्य है उन्होंने 95 शको राजाओं को इनवाइट किया और इसके बीच में युद्ध हुआ। इसके पश्चात ये गर्दभिल हार गया और शको का यहाँ पे शासन स्थापित हुआ। इसका जब पुत्र पैदा होगा, पुत्र इन शको को, इसका पुत्र पैदा होगा विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य जो है शको को प्रभावित करेगा। कहाँ पर? करू नामक स्थान पर। और इसका वर्णन किसने किया है? ये किया है अल-बरूनी ने। हुआ क्लियर? और इसी की उपलक्ष्य में इसने एक शक संवत स्टार्ट किया। इसे विक्रम कृत मालव संवत कहा जाता है। जब जो है शक संवत स्टार्ट नहीं हुआ था तो आसपास के जो उज्जैन के जो ज्योतिषाचार्य थे वो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग ही गणना करते थे। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इस क्षेत्र में शक राजा आकर शासन करते हैं और वो जो है 78 में शक संवत स्टार्ट करते हैं। हुआ क्लियर? लेकिन क्या होता है जब हमारा देश जाता है आजाद 1947 को। ठीक है, हो जाता है तो बहस छिड़ती है कि हम विक्रम संवत को अपनाएं कि शक संवत को अपनाएं, क्योंकि शक संवत जो है विदेशी द्वारा दिया हुआ संवत है, लेकिन विक्रम संवत जो है भारतीय राजा द्वारा दिया गया संवत है। तो इस प्रकार जो है 1947 आजाद हो जाते हैं। तो 1957 में 1957 के आसपास एक कमेटी बनाई थी, उसे कहते हैं मेघनाथ सहा आयोग। मेघनाथ सहा आयोग। ठीक है, और ये आयोग की सिफारिश के अकॉर्डिंग जो है शक संवत पर आधारित होता है भारतीय कैलेंडर। अब सवाल उठता है कि विक्रम संवत की जगह पर शक संवत क्यों अपनाया गया? अगर आपसे क्वेश्चन कर लेगा आपसे इंटरव्यू में, तो आप जवाब देना कि जो मेघनाथ साहा आयोग है, मेघनाथ साहा आयोग ने बताया था कि शक संवत विक्रम संवत की तुलना में खगोलीय गणना के करीब था और अधिक सुगम था, और इसके साथ ही जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से बेहतर तालमेल रखता था। इसीलिए शक संवत को अपनाया गया। तो ये जो मेघनाथ साहा आयोग है ये आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? तो विक्रमादित्य से आपको याद होना चाहिए कि शकों को इन्होंने किया था पराजित। इसकी जानकारी देता है अल-बरूनी। इसकी उपाधि धारण किया उसके बाद विक्रमादित्य। जब इन्होंने शकों को पराजित किया तो इन्होंने एक विक्रम संवत चलाया, जिसे विक्रम संवत को आगे कृत और मालव संवत कहा गया। और अल-बरूनी बताते हैं कि विक्रम संवत जो है ये 135 वर्ष पहले शक संवत के स्टार्ट हो चुका था। लेकिन क्या होता है जब हम आजाद होते हैं तो मेघनाथ साहा आयोग बनता है कि हम कौन सा संवत को चलाएं जिससे हमारी जो गणना है काफी सटीक रहे। तो मेघनाथ साहा बताते हैं कि खगोलीय गणना और ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है इसके सबसे नजदीक और सटीक जो है ये है शक संवत, इसलिए शक संवत को अपनाया गया, जो भारत का कैलेंडर नहीं है देखा जाए तो। ये विदेशी राजाओं द्वारा दिया गया था, लेकिन भारतीय कैलेंडर पूछा जाएगा तो वो है विक्रम संवत। ठीक है, यहां से क्वेश्चन किया है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की माता का नाम क्या है? तो ध्यान रखना इनकी माता का नाम है वो है सौम्य दर्शना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत मालव संवत 57 ईसा पूर्व में शकों पर विजय प्राप्त करने के लिए शुरू किया था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है भारत सरकार विक्रम संवत का उपयोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ करती है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर जो होगा एक होगा। कैसे होगा हम समझते हैं। आंसर इसका एक हो जाएगा। ध्यान रखना, मैंने बताया था कि जब भारत देश आजाद हो गया तो भारत में बहस हुई कि हम शक संवत को अपनाएं कि विक्रम संवत को अपनाएं। ठीक है, तो इसके लिए एक कमेटी बनाएगी। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे मेघनाथ साहा आयोग।
मेघनाथ शाह उसके अध्यक्ष थे। मेघनाथ शाह खुद एक जो है खगोलिक वैज्ञानिक है। तो इन्होंने बताया कि जो शक संवत है ये एक्चुअली खगोलिक जो गणना है उसके नजदीक नहीं है, सटीक नहीं है। लेकिन जो इन्होंने बताया कि जो विक्रम संवत की तुलना में जो शक संवत है ये काफी नजदीक और सटीक है खगोलीय गणना के अकॉर्डिंग। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इससे काफी मेच खाता है, काफी सटीक है कौन सा, शक संवत। इसीलिए शक संवत को अपनाया गया, विक्रम संवत को नहीं अपनाया गया। अगर देखा जाए तो विक्रम संवत जो है ये भारत का संवत है, भारतीय राजा ने इसे बनाया था विक्रमादित्य ने, इसलिए ये भारतीय संवत है। लेकिन जो शक संवत है ये विदेशी राजाओं द्वारा दिया गया है, शकों द्वारा दिया गया है, ये अपनाया गया क्योंकि वो ग्रेगोरियन और खगोलीय गणना के नजदीक था, सटीक था, इसलिए। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है वो गलत हो जाएगा। अरे यहाँ पे लिखा आता शक संवत, तो ये पॉइंट भी सही हो जाता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आपको ये जो नाम है मेघनाथ शाह आयोग आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? इन्होंने जो भारत के लिए एक राष्ट्रीय पंचांग की सिफारिश की जो एक सटीक गणना पर आधारित थी। तो ये क्या है, ये भारतीय पंचांग को सही करने में इनका योगदान रहा, इसलिए इस आयोग को आपको याद होना चाहिए। और इसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे मेघनाथ शाह। हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजा विक्रमादित्य की राज्यसभा में 9 रत्नों में सम्मिलित नहीं था। क्या बोला यहाँ पर, नहीं था। ध्यान रखना कि राजा विक्रमादित्य की जो राज्यसभा है इसमें 9 रत्न थे, उसमें से जो 9 रत्नों में से ये भट्टोजी जो है ये सम्मिलित नहीं था। इनकी राज्यसभा में कौन रहा है, बेताल भट्ट रहा है, वरुचि रहा है और कालिदास रहा है। इसमें से जो बेताल भट्ट है ये कौन है, तो ये एक्चुअली जादूगर थे। जो वरुचि है ये कौन थे, तो ये व्याकरणाचार्य थे। और जो कालिदास है ये कौन थे, तो ये नाटककार थे। ठीक है। और इनकी जो है 7 नाटक और महाकाव्य है, आप जानते हो, मैं इस बारे में बता चुका हूँ कि ये जो कालिदास है ये कई बार मध्य प्रदेश की पीएससी का प्री और मेंस दोनों में कर चुका है इसका आंसर। ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो विक्रमादित्य है, ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने ही जो अयोध्या में राम मंदिर है उसका निर्माण कराया था, जिसको नष्ट किसने किया था, जो मुस्लिम आक्रांता आया था मीर बकी ने उसे नष्ट किया था। और 2019 में वहां पे दोबारा से राम मंदिर बना है। उसका निर्माण जो है कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने किया था। और सेकेंड पॉइंट ये है कि विक्रमादित्य ने पूरी अयोध्या को खोद दिया था, उखाड़ दिया था, क्योंकि जो इन्हें पता चला था कि जो भरत हैं भगवान राम के भाई, उन्होंने भगवान राम के जो खड़ाऊ हैं ये अयोध्या में रखी थी। तो उस खड़ाऊ को ढूंढने के लिए पूरी अयोध्या को इन्हें खोद दिया था। ये भी एक पॉइंट मिलता है। और आप सभी जानते हो कि विक्रमादित्य जो है इन्होंने शकों को पराजित किया था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी मिलती है हमें कहाँ से, प्रबंध कोश से मिलती है। प्रबंध कोश से जानकारी मिलती है कि जो शक है इनको किसने हराया था, वो विक्रमादित्य ने हराया था। तो ये ध्यान रखना, तो इस बुक को आप ध्यान रखना। ठीक है। प्रबंध कोश से जानकारी मिलती है हमें कि शकों को पराजित किया था किसने, विक्रमादित्य ने। और इसका उल्लेख किसने किया है, इसका उल्लेख भी किया है अलबरो ने, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य द्वारा शकों का उन्मूलन, विक्रम संवत की स्थापना की पुष्टि किस स्रोत से मिलती है, तो ये स्रोत कौन सा है, वो है शत्रुंजय महामात्य नाम का जो ग्रंथ है, इससे जानकारी मिलती है। और ये ध्यान रखना कि जो शत्रुंजय जो बुक है, जो ग्रंथ है, ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है धनेश्वर सूरी ने लिखा है। इसकी बुक है ये धनेश्वर सूरी द्वारा लिखी गई बुक है। और दूसरा जो ग्रंथ है जिससे हमें जानकारी मिलती है कि शकों का इसने अंत किया और विक्रम संवत स्टार्ट किया, वो बुक कौन सी है, तो वो है प्रबंध कोश। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 2 बुक याद होना चाहिए, प्रबंध कोश और शत्रुंजय। ठीक है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है भर्तृहरि का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से था, तो उनका संबंध था विक्रमादित्य से। भर्तृहरि और विक्रमादित्य उज्जैन के दोनों महान शासक हुए हैं।
जिसमें भरतहरि बड़े भाई और छोटे भाई थे कौन? विक्रमादित्य। रानी पिंगला के धोखा देने के पश्चात इन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया और अपना राजपाट जो है विक्रमादित्य को सौंप कर चले गए थे। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? वो होगा विक्रमादित्य। लेकिन ध्यान रखना कि जो भरतहरि है इन्होंने लिखा है त्रयी शतक लिखा है। जब ये शासक थे तो इन्हें लिखा नीति शतक। जब इनको प्रेम हुआ पिंगला से तो इन्होंने लिखा श्रृंगार शतक। और जब इन्होंने वैराग्य धारण किया तो इन्होंने लिखा वैराग्य शतक। हुआ क्लियर? ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसके कुछ और फैक्ट रह गए हैं, वो भी जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन आता है तो वो आपसे बनना चाहिए। जैसे कि संस्थापक जानते हो आप, वो कौन है? तो वो है गर्दभिल। ठीक है, उज्जैन के आसपास इन्होंने शासन किया है। ठीक है, इस वंश की जो जानकारी है हमें मिलती कहाँ से? जैनाचार्य हुए हैं मेरुतुंग की रचित थेरावाली में उल्लेख मिलता है इसका। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। थेरावाल किसका ग्रंथ है? वो है मेरुतुंग का, जिससे हमें गर्दभिल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जानकारी ये मिलती है कि जो गर्दभिल वंश है इसने उज्जैन में लगभग 153 वर्ष तक शासन किया था। क्वेश्चन आपसे आ जाएगा कि 150 वर्षों तक शासन किया गर्दभिल वंश ने, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है थेरावाली ग्रंथ में। ये जो थेरावाली ग्रंथ है किसके द्वारा रचित है? तो वो है मेरुतंग। हुआ क्लियर? जैन ग्रंथ त्रिलोक प्रज्ञप्ति में शुंगों के पश्चात लगभग 100 वर्षों तक गंधवाण को राज्य करते बताया गया है। तो एक ग्रंथ हो गया आपका थेरावाली, दूसरा ग्रंथ हो गया त्रिलोक ज्ञप्ति। हुआ क्लियर? ये दोनों ग्रंथ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आप जानते हो कि जो कालकाचार्य है जैन आचार्य, इनका संबंध बताया था मैंने कि गर्दभिल राजा से है। ठीक है, जो कालकाचार्य है इनकी सिस्टर हुई है सरस्वती। सरस्वती को जो गर्दभिल राजा है ये उठवा लेता है। ठीक है, तो जो कालकाचार्य है ये 95 शक राजा हैं उनको इनवाइट करता है और शक राजा और गर्दभिल के बीच में युद्ध होता है। युद्ध में क्या होता है कि जो गर्दभिल है इसकी हार होती है। इस प्रकार से भारत में शकों का शासन स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसका उल्लेख कहाँ किया गया? इसका उल्लेख किया गया है थेरावाली ग्रंथ में किया गया है। हुआ क्लियर? जो किसका ग्रंथ है? वो है मेरुतुंग का ग्रंथ है। तो ये जो थेरावाली है इसे तो आप मोस्ट IMP लगा लेना। हुआ क्लियर? ठीक है, ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है कथा सारित सागर की, और ये जो बुक लिखा गया है वो लिखा गया है सोमदेव द्वारा। इस बुक को याद क्यों रखना है आपको? उसके पीछे रीजन है क्या? वो है कालकाचार्य। कालकाचार्य ने जब 95 शकों को इनवाइट किया, ठीक है, तो इसके पश्चात क्या हुआ कि जो गर्दभिल शासक है वो हार चुका था। शक यहाँ पे विजय हो गए। तो शक जो है ये एक्चुअली इनको कहा गया है मलेच्छ, और जब मलेच्छ यहाँ पर शासन करेंगे तो ये बहुत ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर दी इन्होंने। तो इसके पश्चात क्या हुआ कि भारतवर्ष या जो पृथ्वी है इसमें धर्म का लोप हो गया। तो इसमें कहानी बताई गई है कि भगवान शंकर की आराधना करता था कौन? गर्दभिल शासक, जिसका और एक नाम बोलते हैं वो है महेंद्रादित्य। तो जो महेंद्रादित्य है या गर्दभिल है इनको हराया था किसने? शक राजा ने हराया था, और ये जो है भगवान शिव का भक्त भी था। तो जब भारतवर्ष में जो पृथ्वी में धर्म का लोप हो गया तो भगवान शंकर ने अपने भक्त महेंद्रादित्य की सहायता करने के लिए अपने गण माल्यवान, भगवान शिव का जो गण था उसका नाम था माल्यवान, माल्यवान को बोला कि तुम मेरे भक्त महेंद्रादित्य यानी कि गर्दभिल के यहाँ जाकर उसके यहाँ जन्म लो और पृथ्वी में जो धर्म का लोप हुआ है उसे दोबारा से पुनर्स्थापित करने का दायित्व दिया गया। किसे? वो दिया गया माल्यवान को। तो माल्यवान जो है ये महेंद्रादित्य का जन्म लिया, और भगवान शंकर ने अपने भक्त गर्दभिल महेंद्रादित्य को बोला कि मेरा जो गण है माल्यवान ये आपके यहाँ जन्म लेगा और इसका नाम रखना विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य पैदा हुआ और विक्रमादित्य ने शकों का नाश किया, और शकों के नाश करने के उपलक्ष्य में इसने विक्रम संवत जारी किया। इसे विक्रम संवत, कृत संवत और माला संवत कहा गया। तो क्वेश्चन आपको आएगा कि विक्रमादित्य
किस गण का अवतार है? तो वो है भगवान शिव गण का माल्यवान का अवतार है। इसका पूरा उल्लेख कहाँ दिया गया है? तो वो दिया गया है सोमदेव की रचिता कथा सारित सागर में। इसलिए ये जो बुक है आपको याद होना चाहिए। अगर बात की जाए विक्रमादित्य दरबार में 9 रत्न थे। एक था धन्वंतरी, छपणक, अमरसिंह, शंकु, घटपणक, कालिदास और वरामिर और वरुचि। इसमें जो ये थे कौन? धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन थे? ये थे चिकित्सक यानी डॉक्टर थे। जो छपणक है ये कौन थे? छपणक जो है ये न्यायविद दार्शनिक थे। हुआ क्लियर? और जो अमरसिंह हैं, अमरसिंह कौन थे? तो ये साहित्यकार थे। इनकी बुक है वो है अमरकोश। ठीक है, अमरकोश। अब ये इसकी बुक है या जो गुप्त काल में अमरकोश था उसकी बुक है, लेकिन जो अमर सिंह है उसकी बुक है अमरकोश। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2021 में ये कर चुका है और 2022 में 2025 में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन किया था कि जो रेहड़ पद्धति है इसमें क्या होता है? तो रेहड़ पद्धति में क्या होता है? चक्का होता है, चक्का जाता है कुएं में। ठीक है, उसके आसपास जो है चमड़े के जो थैले होते हैं वो लगाए जाते हैं। जब वो जाता है तो थैले में पानी भर जाता है और जब वो लौटता है तो ऊपर जब जाता है थैला तो पानी गिरता है काय में एक लकड़े के टब में गिरता है और वो टब का द्वार खुला होता है कहाँ पर? खेती की साइड। तो खेती में इस प्रकार से रेहड़ पद्धति के द्वारा सिंचाई पद्धति शुरू की गई थी प्राचीन काल में। इसका उल्लेख जो है हमें कहाँ मिलता है? वो अमरकोश, अमर सिंह की बुक अमरकोश से मिलता है। और ये दोनों क्वेश्चन कर चुका है कि यूपीएससी 2025 में कर चुका है और 21 में कर चुका है। तो पॉसिबल ये भी है कि आपके मध्य प्रदेश पीएससी में ये क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अमरकोश बुक किसकी है? वो है अमर सिंह की। अब अमर सिंह याला अमर सिंह है या फिर गुप्त काल का अमर सिंह है, डजंट मैटर, हमको याद नहीं रखना है। ये याद रखना है कि अमर सिंह की बुक जो है अमरकोश है, इसमें रेहड़ पद्धति सिंचाई पद्धति बताई गई है कृषि में। वह क्लियर? शंकु कौन है? तो शंकु जो है ये ज्योतिषी है। जो घटक पर्ण है ये एक्चुअली कवि है। जो कालिदास है ये महाकवि कालिदास है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? ध्यान रखना, इनकी रचना है 2 महाकाव्य हैं। एक है ऋतु संहारम और दूसरा है मेघदूतम। 2 महाकाव्य और हैं, वो है कुमार संभवम और रघुवंशम। 3 नाटक है, एक है मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्सयम और अभिज्ञान शकुंतलम। तो 3 इनके नाटक और 2 खंडकाव्य, 2 महाकाव्य। इस प्रकार से इनकी 7 रचनाएं हैं और सातों आपको याद होना चाहिए। 2 खंडकाव्य कौन से हैं? ऋतु संहारम, मेघदूतम। ठीक है, और 2 महाकाव्य यानी कि भगवान शंकर के पुत्र हुए हैं कुमार संभवम और भगवान राम के वंशज जो है रघुवंशम, इसके बारे में लिखा गया है, उसे कहा गया 2 महाकाव्य। 2 खंडकाव्य ऋतु संहारम और मेघदूतम। हुआ क्लियर? अब बचे 3 खंड नाटक। तो एक है मालविका अग्निमित्रम, विक्रो उर्सियम और अभिज्ञान शकुंतलम। आपको टॉपिक वैसे ना चाहिए कि 2 महाकाव्य, 2 खंडकाव्य, 3 नाटक। ये क्वेश्चन आपका मेंस का है, इसलिए पीटी का तो है ही, पीटी बन जाए कोई दिक्कत नहीं, परंतु मेंस के लिए आपको रचनाएं कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वरामिर। वरामिर जो है ये प्राचीन खगोल शास्त्री और गणितज्ञ है। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो है बृहद संहिता, समाज संहिता और लघु जातक। हुआ क्लियर? और नेक्स्ट है वो है वरुचि। वरुचि जो है ये प्राचीन व्याकरणाचार्य है। इनके ग्रंथ है पत्र कौमुदी और विद्या सुंदरम। इन 9 रत्नों में कम से कम आपको अमर सिंह, धन्वंतरी, कालिदास, वरामिर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है ये आपका 2 मार्कर का है। पीटी का तो है ही है, परंतु मेंस के लिए आपको 2 मार्कर के लिए याद होना चाहिए। ठीक है, ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है शत्रुंजय महामात्य की। ये एक्चुअली गर्दभिल्ल वंश की जानकारी देता है हमें। और ये बुक किसकी है? तो ये बुक है धनेश्वर की।
धनेश्वर की बुक है, धनेश्वर सूरी की बुक है, ठीक है। एक और ग्रंथ है, ध्यान रखना, वो है प्रबंध कोश। प्रबंध कोश, इन दोनों जो ग्रंथ है इससे जानकारी ये मिलती है कि विक्रमादित्य ने शकों का भारतवर्ष से उन्मूलन कर दिया था ना, समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसलिए आपको ये धनेश्वर, ये आपको याद होना चाहिए कि बुक किसकी है, इसकी है, ठीक है। ये भूल गए थे हम बेताल भट्ट। बेताल भट्ट जो है ये एक प्रमुख सलाहकार था, इसका, विक्रमादित्य का, और इसका ग्रंथ है वेताल पंचविंशति। क्या है इसका ग्रंथ, रखना, बेताल, वेताल पंचविंशति, ठीक है। और जो गर्दभिल वंश के शासक विक्रमादित्य का समकालीन है। आपने जो कहानी सुना होगा विक्रम बेताल, ये विक्रम बेताल वही है, ठीक है। तो विक्रम बेताल ये भी एक प्रमुख इनका नौरत्नों में से एक था, जो इनका सलाहकार था, ठीक है। और विक्रम बेताल जो लिखी गई है कहानी, वो एक्चुअली विक्रम और बेताल के बीच में संवाद की कहानी लिखी गई। अच्छी कहानी, इसमें काफी, कभी देखना नेट में आपको मिलेगी, ठीक है। जैसे कि आप देखना, ये है बेताल पच्चीसी। बेताल पच्चीसी जो है ये संस्कृत की प्रसिद्ध लोकप्रिय कृति है, और इसमें जो है ज्ञान, मनोरंजन और नैतिकता जैसे संपूर्ण कम से कम 25 कहानी दी गई है। कितनी? 25 कहानी दी गई है, जिसमें जो है राजा विक्रमादित्य और चंचल बेताल के बीच में संवाद पर आधारित है। हुआ क्लियर? और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं वो है बेताल भट्ट। बेताल भट्ट राव, ठीक है। ये इसके रचनाकार, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये जो बुक लिखी गई है वो लिखी गई है 200 से 400 ईसा पूर्व के मालूम होती है। ये ग्रंथ इसलिए याद रखना है कि इस ग्रंथ में विक्रमादित्य का उल्लेख तो होता ही है, लेकिन ये बात का संकेत मिलता है कि ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में विक्रमादित्य एक राजा था। हुआ क्लियर? इसलिए इतना याद रखना कि जो गत सप्तशती है, ये एक्चुअली बुक किसकी है? वो सातवाहन शासक हुआ है, हाल की बुक है, जिसमें विक्रमादित्य के बारे में उल्लेख मिलता है। विक्रमादित्य से एक क्वेश्चन करता है सिंहासना बत्तीसा। तो ये सिंहासना बत्तीसा क्या है, इनका संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, ये जो सिंहासन देख रहे हो, ये सिंहासन है किसका? विक्रमादित्य का। और आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो आप ना, ये है, इसमें 32 अप्सरा है। कितनी? 32 अप्सरा है, ठीक है। तो जब विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाती है, तो इस सिंहासन में राजा भोज बैठना चाहते हैं, क्योंकि ये सिंहासन काफी न्याय का सिंहासन होता है, इसलिए। तो इसमें जो है 32 अप्सरा हैं। कभी आप उज्जैन जाओ, उज्जैन जाने पे देखना कि जो विक्रमादित्य का सिंहासन है वो पहले पड़ता है उज्जैन महाकाल मंदिर के पहले। वहां पे देखना, जो सिंहासन है उसके आसपास 32 अप्सरा की मूर्ति बनी हुई है। वो क्यों बनी हुई है? क्योंकि सिंहासना 32 में 32 अप्सरा हैं। जब भी कोई नया राजा सिंहासन में बैठना चाहता था, तो वो 32 अप्सरा 32 कहानियां पूछती थी। अगर उस कहानियों का सही सही आंसर कोई राजा देता था, तो वो राजा उस सिंहासन में बैठने लायक होता था। तो सिंपल सा क्वेश्चन आया कि सिंहासना 32 का संबंध किससे है? तो वो है किससे? विक्रमादित्य के सिंहासन से। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि जो गर्दभिल वंश है, इसका एक और नाम है, वो नाम है सप्त गर्दभिल। हुआ क्लियर? ठीक है। तो ये सप्त गर्दभिल क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि इसमें जो है 7 राजाओं का उल्लेख है। हुआ क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि 7 राजाओं का नाम याद होना चाहिए। कभी ये क्वेश्चन कर रहा है कि सप्त गर्दभिल में कौन सा शासक नहीं रहा है, तो वहां पे आपको याद होना चाहिए। 3 तो मैंने बता चुका हूं कि 3 कौन से हैं। तो जो प्रथम हुआ कौन सा होगा? वो होगा संस्थापक राजा। तो पहला हो गया, वो हो गया गर्दभिल, यानी कि गंधर्व सेन। इसे ही गर्दभिल, इसे ही गंधर्व सेन, इसे ही महेंद्रहित कहा गया है, ठीक है। हुआ क्लियर? गंधर्व सेन। दूसरा हो गया, वो हो गया भृतहरि। तीसरे कौन हो गए? वो होकर है विक्रमादित्य।
और जो चौथे हो गए कौन से हो गए, वो हो गए धर्मादित्य। जो पांचवे हो गए वो कौन से हो गए, वो हो गए भल्लाई। ठीक है। जो छठवे हैं उनका नाम है नाइल। ठीक है। जो सातवें हो गए वो हो गए नाहिंद्र। नाहिंद्र। ठीक है। इस प्रकार से ये जो है 7 राजा हुए हैं गर्दभिल वंश में, इसीलिए इसे सप्त गर्दभिल वंश कहा जाता है। तो इतने सारे फिट आपको याद रखना है। ये जो वंश है बाद में ऐड हुआ है, यहीं के उज्जैन के जो वर्तमान सीएम है मोहन यादव यहीं से बिलोंग करते हैं, उनके कारण ही कहना चाहिए ऐड हुआ है। तो आपके गर्दभिल वंश से क्वेश्चन उठेंगे, इसलिए ध्यान रखना। सिंहासन अबत्ती से पूछे, सप्त गर्दभिल पूछे, ये सभी फैक्ट आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? तो यहाँ पर गर्दभिल वंश के सारे PY के समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।